नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस केस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 21 नवंबर 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, चाहे वो आपकी द हिंदू में हो, चाहे वो आपके इंडियन एक्सप्रेस में हो, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए, कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन सी खबरें हमें डिस्कस करनी है या उस पर चर्चा करनी है, इनका विश्लेषण करना है। तो देखिए, आज हम टोटल 3 खबरों का विश्लेषण करेंगे। एक तो दुर्लभ खनिज धातु, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पर देखने को मिल जाएगी। एक WCA यानी कि फ्यूचर गोल, अब उसको कह सकते हैं, तो आपको द हिंदू के पेज नंबर 14 पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही बेरोजगारी की समस्या से संबंधित मुद्दा, ये द हिंदू के पेज नंबर 6 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों के तीनों ही आर्टिकल आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साथ ही बेरोजगारी से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिसका हम विश्लेषण करेंगे, जिस पर हम पूरे तरीके से चर्चा करेंगे, तो यहां पर ये मेंस या मुख्य परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है रेयर मेटल टेंटेलम से संबंधित। खबर क्या है, संदर्भ क्या है खबर का? तो बेसिकली एक IIT रोपर की टीम थी और उन्होंने क्या करा है, टेंटेलम को क्या करा है, डिटेक्ट करा है। कहां पर? सतलुज रिवर के सैंड में। ठीक है, कहां पर? पंजाब में। तो इस कारण सतलुज रिवर और साथ ही साथ आपका जो टेंटेलम है, ये दोनों न्यूज में आ गए हैं। तो आपको सतलुज रिवर के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही ये रेयर मेटल टेंटेलम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये पीरियोडिक नंबर है टेंटेलम का, जो कि परीक्षा के लिहाज से आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर हम बात करें टेंटेलम की या सतलुज रिवर की, तो ये जो आर्टिकल है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब हम बात भी करेंगे कि सतलुज रिवर के बारे में छोटी छोटी बेसिक चीजें जान ली, टेंटेलम के बारे में जान लिया, रेयर मेटल क्या है, रेयर मेटल के बाद भी थोड़ी और चीजें इनहेंस करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी जानेंगे साथ में थोड़ा बहुत। लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी रिवर्स पे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने 2021 में सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में। ठीक है, तो इसलिए सतलुज रिवर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ में जो मेटल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेटल्स के ऊपर भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अगर हम बात करें सतलुज रिवर की, तो जो सतलुज रिवर है, पहली बात तो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। और सिंधु नदी तंत्र में जो ये 5 रिवर आती है, पंचनद जो कहलाती है, उनमें से एक है। ठीक है, तो भैया ये रही आपकी इंडस रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर, और इंडस रिवर की एक सहायक नदी है सतलुज रिवर, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी सतलुज नदी में मिलती हुई एक नदी आपको यहां पर दिख जाएगी, ब्यास नदी। और यही ब्यास नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, या फिर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? सतलुज नदी की। ठीक है, अब सतलुज, जैसे ये जो इंडस रिवर है, इसका उद्गम स्थान तो दिखा रखा है। ठीक है भाई, ये बोखरचू हिमनद से निकलती है। लेकिन सतलुज रिवर है जो, उसका जो उद्गम होता है वो होता है राकसताल से, राकसताल झील से। ठीक है, कहां से उद्गम होता है? राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। ठीक, उसके बाद ये आती है इंडिया में। ठीक है, तिब्बत में हुई ओरिजिनेट, उसके बाद ये इंडिया में, इंडिया के हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे में के माध्यम से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है, और आगे जाके पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रवेश करती है, और अतः किससे मिल जाती है? चेनाब से मिल जाती है। किससे? चेनाब से। तो सतलुज रिवर किस में मिलती है? ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। किसमें? चेनाब नदी में मिल जाती है। और जबकि ब्यास नदी किस में मिलती है? ब्यास नदी, अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाया, तो ब्यास नदी किस में मिलती है? आपकी सतलुज रिवर में मिल जाती है। साथ ही में अगर मैं सतलुज रिवर की मैं बात करूं, तो जैसे सबसे बड़ी जो सहायक नदी है किसकी? इंडस रिवर की। तो वैसे तो सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी है, इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। कभी आप सतलुज ना समझ बैठे, तो आप ये सारी की सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्यास नदी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ब्यास नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की। और कुछ परियोजना, जिसमें से एक फेमस परियोजना तो आपने जरूरी सुनी होगी, भाखड़ा नागल परियोजना।
आपने इसके बारे में, ये भाखड़ा नागल बांध जो है इसके बारे में तो कई बार सुना होगा। ये कहां पर है? आपका सतलज रिवर पर है। ठीक है, तो इसके अलावा कोल बांध हो गया, बसपा जल विद्युत परियोजना हो गई। ठीक है, नाथपा झकारी और सतलुज नदी के कहां पर है? किनारे पर स्थित है। तो आपको ये सतलुज रिवर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कहां से उद्गम होती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी इस पर परियोजनाएं हैं, कहां से ये इंडिया में एंटर होती है। ठीक है, तो क्या ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब उसकी इंडस रिवर की या सिंधु नदी की? तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे टेंटेलम की, लेकिन टेंटेलम की बात करने से पहले मैं आपका ध्यान रेयर अर्थ मेटल की ओर या क्रिटिकल मिनरल्स की ओर लेके चला जाता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल या रेयर मेटल, दुर्लभ धातु, ठीक है, रेयर मेटल यानी कि जो दुर्लभ धातु है वो क्या होते हैं? देखिए, इसकी कोई खास अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है कि रेयर मेटल होते क्या है। तो रेयर मेटल क्या होते हैं कि जो भी मेटल है, जो भी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है, कोई भी मिनरल हमें मिल रहा है, मेटल हमें मिल रहा है, तो वो अशुद्धियों में मिलता है। बहुत सारे मेटल्स एक साथ मिलते हैं, जैसे सैंड में मिला है। कहां मिला है अभी? टेंटेलम कहां मिला है? सतलुज रिवर की सैंड में मिला है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना यानी कि इनको निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है? कठिन होता है। तो इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको निकालना बहुत ज्यादा कठिन होता है, मतलब उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट, काफी टेक्नोलॉजी, काफी प्रौद्योगिकी और या फिर उसके लिए काफी निवेश की आवश्यकता होती है। अब एक होता है क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, एक होता है क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो ये रेयर मेटल हैं ये क्रिटिकल मेटल के अंतर्गत ही आते हैं और टोटल इनकी जो संख्या है वो है 17। ठीक है, जबकि भारत सरकार ने जो टोटल क्रिटिकल मिनरल हैं उनकी संख्या रखी है 30। ठीक है, अब भैया ये आपने रेयर अर्थ एलिमेंट तो समझ लिया या रेयर अर्थ मेटल तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो जो हमारी आधुनिक मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है, मतलब मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हो, वो जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। कैसे? जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने हैं, ठीक है, आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी आनी है, सोलार पैनल बनाने हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे आपको बैटरीज बनानी है, ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें क्या है कि मॉडर्न डे की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो वहां पर इन क्रिटिकल मिनरल्स का क्या हो जाता है? इस्तेमाल होता है। तो जो मेटल, जो मिनरल हमारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से एसेंशियल होते हैं वही हमारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। और भारत सरकार ने ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को खोजा हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का एक है ना, एक एक्ट है ना, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, उसमें सरकार ने लगभग 4 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, 4 से 5 महीने पहले की, तो उसमें सरकार ने संशोधन करके क्या किया है कि 5 से 6 ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमर्शियल माइनिंग, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी अब उसमें एंटर कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर अब क्या कर सकता है? उसकी माइनिंग कर सकता है, मतलब उसको यूज कर सकता है, वीकेंड से उसको बाजार में बेच सकता है। ठीक है, तो इस एक्ट में संशोधन करके टेंटेलम को भी क्या कर दिया है? वो टेंटेलम जो है उसमें से एक मिनरल है। ठीक है, तो टेंटेलम भी क्या है? टेंटेलम का भी कमर्शियल माइनिंग अब हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो टेंटेलम का कमर्शियल माइनिंग भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रेयर मेटल है, कितने टोटल? 17 है। और वैसे अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें
तो क्यों क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल, वो तो आप समझ ही गए। और टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। और क्या होते हैं? तो दोबारा वही सिंपल सी बात है कि जो एसेंशियल होते हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, चलिए टेंटेलम के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा कठोर, लचीला, चमकदार, नीला ग्रे, संक्रमण या अत्यधिक संरक्षण, ठीक है, संसारण प्रतिरोधी है, मतलब इसमें जंग नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये आपका एक मेटल की क्वालिटी हो गई। ठीक है, सदैव रासायनिक रूप से समान नाइओबियम के साथ भूगर्भिक स्रोतों में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जब भी ये मेटल मिलेगा तो ये मेटल इस वजह से, मतलब अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा, मिक्स रूप से या किसी के साथ मिलकर ही पाया जाएगा। अलग अलग इसका कोई स्रोत नहीं है कि यहां पर टेंटेलम पाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टेंटेलम कैपेसिटर में टेंटेलम का जो चूर्ण है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसका? तो भैया कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि बेसिकली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। भारत में कहां कहां पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, और अब जब से आईआईटी रोपर जो है उसका जो रिसर्च हुआ है वहां पर मेटल को डिटेक्ट किया, तो अब ये पंजाब में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज में रहा है। तो यूपीएससी आपका क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकती है, या तो इस रेयर अर्थ मेटल के ऊपर पूछ लेगी, या इसके यूज पूछ लेगी, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लेगी। तो ये क्या ये पूछ लेगी क्या ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आता है, तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में पूछ सकती है। साथ ही सतलुज रिवर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसी की तर्ज पर 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस नए पैटर्न की तर्ज पर मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं सतलुज रिवर से संबंधित, कि सतलुज नदी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। तो इसका उद्गम क्या राकसताल झील से होता है? उत्तराखंड के सिपकिला दर्रे से क्या नदी भारत में प्रवेश करती है? व्यास नदी सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक जो नदी है, क्या वो सतलुज नदी है? अगेन सत्य पूछा या असत्य पूछा, पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि सत्य और असत्य, मतलब कि अगर आपने ये नहीं देखा और सीधा इसके बेसिस पर करके और ये नहीं पढ़ा और आंसर दे दिया, तो अर्थ का अनर्थ कब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो सत्य पूछा असत्य पूछा, पहले देख लेते हैं। तो सत्य पूछा है तो ए बी सी डी, अगेन हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगली खबर डिस्कस करते हैं। तो WCA रीब्रांड एज फ्यूचर कोल बैड फॉर सस्टेनेबल कोल यूजेस। After 38 years of existence, World Coal Association has rebranded itself as a future coal. मतलब वर्ल्ड कोल एसोसिएशन ने 38 साल बाद अपना जो नाम है वो चेंज करा है, अब वो फ्यूचर कोल के नाम से जाने जाएंगे, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये जो कंटेक्स्ट में जो ये न्यूज है ये बाहर आई है, उसका नाम बेसिकली चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमें यहां पर WCA के बारे में पता होना चाहिए, हमें यहां पर WCA के बारे में पता होना चाहिए, उसके थोड़ा जो फंक्शन वो करता है उसके काम के बारे में पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर कहां है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर कोई इनिशिएटिव है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीजें हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा सवाल आते रहते हैं। जैसे G20 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे, या तो G20 के देश ही पूछ लिए हैं, या G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2023 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इससे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 जो है उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ABCD करके उत्तर दे दिए थे, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या करते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप बताया, उस ग्रुप के अंदर भी जाकर सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ रखा है क्या ये गैर लाभकारी संगठन है, तो ये ग्रुप के अंदर जाके सवाल पूछ लिए। तो इसलिए हमें WCA ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 38 ईयर्स के बाद उसका जो नेम है वो चेंज हुआ है, एम जो है वो चेंज हुआ है, इसलिए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और संभावना भी है कि प्रारंभिक परीक्षा में WCA से आपका क्वेश्चन बन भी जाए। ठीक है, तो चलिए WCA के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो WCA है
वर्ल्ड कोल एसोसिएशन, ठीक है, एक गैर लाभकारी, ठीक है, जैसा कि आपको पहले प्रश्न पूछा जा चुका है उसी की तर्ज पर, ठीक है। तो एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जो कि वैश्विक कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या करता है? वैश्विक कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। WCA का मिशन क्या है? टिकाऊ कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा के रूप में कोयले की भूमिका को बढ़ावा देना है। कि ऐसा नहीं है कि आप एक साइड कोयले का खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसका यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे पर्यावरण को क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये क्या करता है? सतत और टिकाऊ कोयले के यूजेस पर ध्यान देता है। तो इसका मतलब ये है कि एक और तो हम कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? कार्बन कैप्चरिंग वगैरह को साथ साथ बढ़ा रहे हैं, उसके टिकाऊ, उसमें टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं, कोयले में यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, प्रौद्योगिकी को बढ़ा रहे हैं, ताकि कोयले के पर्यावरण पर और आर्थिक लाभ तो हो और पर्यावरण पर उसके कम से कम नुकसान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। WCA, इसके अलावा भी जो WCA है किन किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है? तो सबसे पहले आपको ये पता ना, मतलब ये तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट IPCC का तो है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है इसका तो हिस्सा है। चाहे ये दो आपको नहीं पता हो वो चल जाएगा, लेकिन IPCC क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और न्यूज में लगातार बना रहता है। तो भैया किन अंतर सरकारी संगठनों का हिस्सा? एक IPCC का है, एक खनन और धातुकर्म परिषद का भी है, एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये तीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका WCA हिस्सा है। इसका मतलब ये भी है साथ में कि WCA यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, कुछ ऐसी भी हैं जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या ये संस्थान यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, देश है या नहीं है। तो भैया WCA आपका यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा ये IPCC, ICMM और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक इनिशिएटिव है इसका, सतत कोयला प्रबंधन। इसका एक इनिशिएटिव है सतत कोयला प्रबंधन, सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड। तो देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड, ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि हमेशा मतलब खबरों में बना रहता है, तो इनमें से किस संगठन से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है? WCA से। अब ये सतत कोयला प्रबंधन या सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड होता क्या है? ये समान विचारधारा वाले जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है और निगमों का एक प्रगतिशील नवाचार प्रौद्योगिकी आधारित कोयला उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कोयला मूल्य श्रृंखला में सहयोग बनाने की अनुमति देता है। मतलब कोयले को सतत तरीके से इस्तेमाल, उसमें नवाचार या उसमें नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ही ये सतत कोयला प्रबंधन या फिर सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड जो है उस तरीके से काम करता है, या फिर ये एक क्या है आपका इनिशिएटिव है। जैसे आज भी हम अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो हमारी बिजली है, जितने भी हमारे बड़े बड़े संयंत्र जो हैं, ठीक है, चाहे इस्पात का हो, चाहे सीमेंट का हो, एल्युमिनियम का हो, रसायन का हो, ये सारे के सारे किससे चल रहे हैं? कोयले से ही तो चल रहे हैं। हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? कोयले से उत्पन्न ऊर्जा से ही तो कर रहे हैं। तो कोयले का सतत उपयोग, मतलब कोयले को इस तरीके से कि एक और तो हम उसका खनन भी करें लेकिन उसका सस्टेनेबल यूज भी करें, साथ साथ में कोल कैप्चरिंग को भी हम बढ़ाएं ताकि उसके कम से कम नुकसान भी हो, ठीक है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में इस निरंतर योगदान को सुरक्षित रखने, समर्थन करने के लिए संस्थागत गठबंधन मानता है कि इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना चाहिए और ऐसे भविष्य की योजना बनानी चाहिए जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के लिए कोयले के महत्व को ये साथ साथ बनाए भी रखें। देखिए कोयले का जो कुछ चीजें ये भी पता होनी चाहिए कि जैसे इंडिया इंपोर्ट करता है, सबसे कोयला इंपोर्ट करता है।
आज भी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास किसके पास है? कोयले के पास ही है, ठीक है। कोयले की ही महत्ता उसमें ज्यादा है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं वो किसके पास है? यूएसए के पास है, ठीक है। अब कोयले की टाइप क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो WCA के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसका एक इनिशिएटिव कौन सा है? सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड। तो पूछ लेगा आपसे कि भैया रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सतत कोयला प्रबंधन के आपको पता लग गया, ठीक है। और स्टीवर्ड या सतत कोयला प्रबंधन या स्टीवर्ड कोल सस्टेनेबल कोल स्टीवर्डशिप जो इनिशिएटिव है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से है? तो अब उसको फ्यूचर कोल कहेंगे, WCA की जगह उसको फ्यूचर कोल कहना ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। तो इसी की तर्ज पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, जिसका उत्तर अगेन आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुसंघी इकाई है ना, कोल वर्ल्ड एसोसिएशन के बारे में। कोयला से संबंधित दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय तटस्थ प्रतिनिधि संगठन है। सस्टेनेबल कोल स्टीवर्ड के तहत उत्सर्जन नियंत्रण और उन्नत कोयले अवसरों की एक श्रृंखला शामिल है। तो कितने कथन सत्य पूछा है? ABCD। तो जो भी आपको उत्तर सही लगे, जो भी आपने समझा है और जो भी आपने लिखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको उसी समझ के आधार पर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए लास्ट आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है आज के DNS हिंदी प्रोग्राम में, उसकी ओर बढ़ते हैं और इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं या फिर संदर्भ समझते हैं। हालांकि जैसे मेकिंग सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, देखिए आर्टिकल किस चीज के बारे में बात करता है, पहले मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर इसकी भूमिका बता देता हूं। इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, ठीक है, नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था पहले कि भाई इंडिया के जो यूथ है उनको 70 आवर अ वीक उनको काम करना चाहिए। यह आर्टिकल उस बेसिस पर है। साथ ही में इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि देखो कभी भी जो काम करना होता है तो वो या फिर जो डिमांड होती है मार्केट में, उसके बेसिस पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के बेसिस पर लेबर की रिक्वायरमेंट के बेस पर, जैसे मार्केट में मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, मांग बहुत ज्यादा है, मांग ज्यादा है तो क्या होगा भैया? आपका इंप्लॉयमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इंप्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? जो बेसिकली इंप्लॉयर हैं, जो भी काम दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? हायरिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हायरिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो भैया क्या करेंगे? काम ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है किस पर? आपकी डिमांड पर, आपकी मांग पर। तो उस पहलू को भी यहां पर समझाया हुआ है। तीसरा, साउथ कोरिया जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं का यहां पर बताया हुआ है कि वो ज्यादा समय तक क्यों काम करते हैं, मतलब उनके यहां काम करने की जो स्थिति है वो लंबे समय तक या लंबे आवर्स तक क्यों काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे क्यों काम करते हैं, क्यों उसके पीछे? तो ये कारण थोड़ा सा यहां पे समझा दिया है। और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इस आर्टिकल में सारी की सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। आर्टिकल आप पढ़ लेंगे तो इतना ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक भूमिका आपको ये समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां से जो महत्वपूर्ण चीज है वो है, आपको जो पता होनी चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। अब हम जब एम्प्लॉयमेंट को कर ही रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस क्या है, या अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम इसमें कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको थोड़ा बेसिक से समझा जाए, क्यों ना उसको थोड़ा पूरे तरीके से समझा जाए, ताकि प्रीलिम्स के लिहाज से भी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाए और साथ में मेंस के हिसाब से भी जो उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी शामिल हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि प्रीलिम से भी यहां पे 2013 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से। साथ ही में 2023 में मेंस का सवाल बेरोजगारी से आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत की बेरोजगारी गणना के लिए अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण करें और उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उनके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो कब पूछा गया? 2023 में। इसका मतलब कि ये जो मुद्दे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो बेरोजगारी को सबसे पहले आप किससे जोड़ सकते हैं? देखिए आप जोड़ सकते हैं आप इसको जीएस पेपर 3 से, ठीक है। किससे? जीएस पेपर 3 से और
अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र से ज्यादा अच्छे से जोड़ सकते हैं। तो हम जब भी कोई चीज डिस्कस करेंगे तो एक बार पता तो हो कि हम उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो बेरोजगारी होती क्या है, उससे संबंधित कुछ डेटा है हमारे पास या नहीं है, कितने प्रकार की बेरोजगारी है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, प्रच्छन्न बेरोजगारी पर जो भी मैंने आपको दिखाया था, वो एक टाइप की बेरोजगारी है जो प्रीलिम्स में मतलब फिर से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या कारण है बेरोजगारी के, क्या समाधान है, समाधान या तो उपाय भी हो सकते हैं या सरकार के कुछ कदम भी हो सकते हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी होती क्या है, अगर हमें यह पता लगे तो फिर हम आगे बढ़े। तो बेरोजगारी क्या होती है, देखिए कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर, यदि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो और काम ढूंढ रहा हो और उसको काम ना मिले तो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है वो व्यक्ति। ठीक है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना मिलना क्या है, बेरोजगारी है। ठीक, बेरोजगारी में अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि श्रम बल क्या होता है, कार्य बल क्या होता है, बेरोजगारी की दर जो है उसको कैसे निकाला जाता है। श्रम बल क्या होता है कि 15 वर्ष से ऊपर जितने भी हमारे पास जितने भी लोग हैं 15 वर्ष से ऊपर जो कि कार्य करने के लायक हैं, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, लेबर फोर्स हो गई। ठीक है, उसके अलावा वर्क फोर्स, 15 वर्ष से ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं मतलब जो इंप्लॉय हैं वो क्या हो गए, आपके वर्कफोर्स में आ गए। ठीक है, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं कि देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, श्रम बल, ठीक है, लेबर फोर्स माइनस कार्यबल अपॉन लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल इनटू के 100। तो हम कह सकते हैं कि ये इससे जो हिसाब किताब से या इससे जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो यूज करके जो हमारा परसेंट आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, तो श्रम बल क्या है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन जो हमारे 15 वर्ष से ऊपर के हैं उनमें से जो काम कर रहे हैं जिनके पास जॉब है, ठीक है, वो आपके श्रम बल कार्यबल में आ गए। और बेरोजगारी दर कैसे निकल जाती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी की प्रकार जिसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो एक एक करके समझते हैं। जैसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक एग्जांपल के माध्यम से उदाहरण मैं एक ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, और यहां पर उत्पादन इकाई, ठीक है, तो मान लीजिए दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और दोनों व्यक्ति उत्पादन इकाई में लगे हुए और क्या करते हैं, 20 यूनिट प्रोडक्ट यूनिट बना देते हैं। वो मान लीजिए 15 दिन में बना रहे हैं या 20 दिन में बना रहे हैं, दोनों मिलकर महीने भर में बना रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर क्या होता है कि उत्पादन की जो इकाई है वो सेम ही रहती है जबकि ज्यादा लोग कार्य में लगे हुए होते। तो मतलब प्रोडक्शन जो यूनिट है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन काम पहले जो दो लोग कर रहे थे तब भी सेम आउटपुट आ रहा था, आज 3 लोग काम कर रहे हैं तब भी सेम आउटपुट आ रहा है। और ये ज्यादातर आपको कहां पर देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र। ठीक है, घर के 2 सदस्य हो, घर के 5 सदस्य हो, एक ही खेत में आप काम करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अलावा दूसरी बेरोजगारी की टाइप पर चलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। जैसे आपके मॉनसून के समय, जैसे मान लीजिए मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो है बेरोजगारी जो देखनी पड़ती है वो है मौसमी बेरोजगारी। तो जैसे मॉनसून के समय आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो थोड़ा मंदा पड़ जाता है, तो आपकी मौसमी बेरोजगारी वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, तो जब आपकी जो जॉब है, नौकरी है, और आपकी जो स्किल है, ठीक है, आपकी जो नौकरी है और आपका जो कौशल है
वो अगर मिसमैच हो जाए तो क्या कहेंगे, कुछ टाइप की बेरोजगारी होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। और यही टाइप की बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में कुछ मशीन्स है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले आप नॉर्मली काम कर रहे थे, लेकिन मशीन को मान लो वहां पर क्या कर दिया गया, लाया गया। तो आपकी जो जॉब है, आपको वो चीज हाथ से बनानी तो आती है, लेकिन मशीन से बनानी नहीं आती अब, ठीक है। तो जो स्किल है आपकी, वो आपकी जो जॉब है, वो अगर मिसमैच हो जाए तो आपको कौन सी बेरोजगारी देखनी पड़ेगी, संरचनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी, देखिए चक्रीय बेरोजगारी कैसी होती है, अर्थव्यवस्था कभी तो तेज होगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, और कभी क्या होगी, मंदी होगी। तो मंदी के समय, रिसेशन के समय जो, या तेजी या मंदी के समय जब आपको बेरोजगारी देखनी पड़े तो चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी बेरोजगारी है, इसके अलावा तकनीकी बेरोजगारी है। भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, मतलब आपको अगेन वही कि आपकी स्किल भी नहीं है और वो जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आप अपग्रेड नहीं है। ये कंपनी ने क्या करा कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, लोग अपग्रेड है नहीं, तो तकनीकी बेरोजगारी वहां पर जन्म लेगी, ठीक है। उसके बाद घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको भी समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं तो ए कंपनी में मैंने माना जॉब करते होंगे। अब आपने कहा कि यार देखो बी कंपनी ना थोड़ा अच्छा पैसा दे रही है, करियर थोड़ा वहां पर अच्छा है, स्टेबिलिटी है, माहौल है अच्छा, एकदम चिल की जॉब है, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ए से बी की ओर चेंज कर जाते हैं। अब आपने क्या करा, जॉब छोड़ दी, ठीक है। और जॉब छोड़ दी तो आप मान लीजिए या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर 2 से 3 महीने आप घर बैठे हुए हैं बी कंपनी में जाने के लिए। तो उस दौरान जब आप अनएम्प्लॉय रहे, वो बेरोजगारी कैसी कहलाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। आई होप समझ में आया होगा कि भैया जब एक व्यक्ति एक कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में जाता है तो जॉब ढूंढता है ना, जब जॉब ढूंढता है तो उसमें कुछ समय तो लगेगा, और जिस समय में वो बेरोजगार रहा है वो बेरोजगारी कैसी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। असुरक्षित रोजगार, ये भी एक बेरोजगारी की प्रकार है आजकल, जहां पर कंपनी और एम्प्लॉयमेंट के बीच कोई साफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो जो बेनिफिट हैं जो इनको मिलने वाले हैं वो नहीं मिलते, जो जॉब की सुरक्षा है वो इनको नहीं मिलती है। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी है वो भी भारत में देखने को मिलती है। तो असुरक्षित रोजगार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोजगार जो है उसके मापन की जो विधि है, चलिए उनको देख लेते हैं। तो 2 तरीके से हमारे यहां रोजगार की को मापा जाता है। एक है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण यानी कि यूजर स्टेटस अप्रोच, एक है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि करंट वीकली स्टेटस। कौन से व्यक्ति को रोजगार माना जाएगा, कौन से व्यक्ति को रोजगार नहीं माना जाएगा, इन 2 के आधार पर निकाला जाता है। जैसे यूजुअल स्टेटस अप्रोच जो है वो 365 दिन का आधार रखता है, ठीक है। और जबकि जो आपका करंट वीकली स्टेटस है वो आपका 7 डेज का आधार रखता है, 7 दिनों का, ठीक है। कि 7 दिन में आपका 7 दिन के हिसाब से जो बेरोजगारी है वो, और यहां 365 दिन के हिसाब से। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या होता है कि कोई व्यक्ति साल में 180 दिन या 180 से ज्यादा दिनों तक रोजगार में रहा, ठीक है, उसने क्या कुछ गेन किया रोजगार के थ्रू, ठीक है, तो वो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा रोजगार के अंदर, उसको शामिल किया जाएगा, मतलब उसको एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है। और उससे नीचे नीचे उस व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ठीक है। 7 डेज में से किसी भी करंट वीकली अप्रोच में क्या है कि 7 डेज में से किसी भी एक दिन अगर 1 घंटे कोई व्यक्ति है ना, कोई पुरुष हो या महिला हो, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहा है, और प्रोडक्टिव मतलब उसको उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो हम उसको क्या मानते हैं, इंप्लॉय मानते हैं, रोजगार के अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है। तो ये है रोजगार के मापन के तरीके, 2 तरीके। एक कौन सा है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच है, एक करंट वीकली स्टेटस है, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति।
तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि रोजगार और बेरोजगारी है वो किस तरीके से मापी जाती है भारत में। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए कि ओवरऑल जो हमारे पास रोजगार है उसका कुछ डेटा तो हमें पता हो। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो 2022-23 का अगर डेटा देखें, 2022-23 का अगर हम डेटा देखें तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी बेरोजगारी दर ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का अलग अलग बताया हुआ है और ये बहुत ऑथेंटिक डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, तो यहां पर पुरुष जो है 2.7%, 1.8%। ठीक है, उसके बाद शहर में 4.7 और यहां पर 7.5। इसका मतलब क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है वो ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के केस में भी और पुरुष के केस में भी बेरोजगारी जो दर है वो कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, मतलब शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। तो पहला एक पॉइंट तो ये प्रीलिम्स में भी बन सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और गांव और शहर का अगर मिला दें तो पुरुष जो है 3.3% और महिला 2.9%, ओवरऑल अगर मिला दें तो 3.2%। ठीक है, तो ये आपको बेरोजगारी से संबंधित कुछ डेटा याद होना चाहिए, जो कि आप अपने क्वेश्चंस में भी जब मेंस की मुख्य परीक्षा के कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए इससे, तो या फिर आप मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज दे रहे तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है भारत में इस बेरोजगारी के? कुछ कारण भी होंगे, बिना कारण तो कोई चीज होती ही नहीं भाई। ठीक है, तो कारण हमें पता होने चाहिए कि बेरोजगारी के भारत में कौन कौन से कारण है। देखिए अगेन, जॉब वर्सेस स्किल। बहुत सारे भारतीय जो युवा हैं, जैसे बीटेक का अगर आप केस लें तो बीटेक तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो बीटेक के लिए स्किल चाहिए, गवर्नमेंट बेसिकली जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या मार्केट में जाएंगे जॉब पाने के लिए, तो जिस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल वहां पर नहीं होती। तो कौशल का अभाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी वजह से भारत में बेसिकली युवा जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, खराब औद्योगिकरण। देखिए आप इस पॉइंट को कैसे समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर एक हमारा सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 3 सेक्टर है हमारे पास। ठीक है, प्राथमिक है और द्वितीय है, और जैसे आपका जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो 3 सेक्टर बटे हुए। ठीक है, टर्शरी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में इसका योगदान कम है, लेकिन रोजगार के केस में अगर आप देखोगे, रोजगार के केस में तो मोर देन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50% लोगों को रोजगार इसने ही दिया हुआ है। सर्विस सेक्टर को अगर आप देखोगे, सर्विस सेक्टर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है, और जब रोजगार देखोगे तो भैया आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र से क्या है, कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तीसरे स्थान पर चला जाता है, जहां पर रोजगार भी कम है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन भी कम है। ठीक है, तो खराब औद्योगिकरण मतलब कि भैया हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं कर पाए। ठीक, और एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है, जैसे मान लीजिए सर्विस सेक्टर है, उसका ही डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो रखा है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहां पर आज भी रोजगार की स्थिति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा है, जबकि अगर जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगेन कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है, निवेश की कमी है। तो निवेश नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, संरचना जो अवसंरचना है, ठीक है, उसका जो उसमें जब निवेश कम होता है तो रोजगार भी कम उपलब्ध होते हैं। जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है, हमारे यहां जैसे 140 करोड़ों बहनों भाइयों हैं, ठीक है, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो भाई हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है तो भाई जो स्किल वाले लोग हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनको जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी जो लोग अनस्किल्ड हैं उनको क्या है, कम जॉब मिलेंगी, कम उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, अवसर कम रहेंगे।
और ज्यादातर लोग कौन से हैं? जिनके पास कौशल की कमी है। तीसरा, अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार। देखिए, दो सेक्टर होते हैं, एक आपका औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 80% जो आज भी 80% जो पॉपुलेशन है वो आज भी अनऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही है। तो उसका जो डेटा है, उसकी उपलब्धि जो है हमारे लिए कठिन कार्य बन जाता है। तो इस कारण भी शायद ऐसा हो सकता है कि जो बेरोजगारी ज्यादा हो। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर, ये क्या आपका जो स्विगी में जो सामान डिलीवर करता है आपको, जोमेटो में जो सामान डिलीवर करता है आपका, ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, श्रम प्रधान क्षेत्र में मंदी की समस्या। तो भैया देखिए, कोविड-19 भारत में आया। ठीक है, अब जैसे श्रम प्रधान, जैसे जो कपड़ा उद्योग है, ठीक है, टेक्सटाइल जो सेक्टर है, उसके अलावा जो यहां पर इसके अलावा लेबर इंटेंसिव जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो श्रम प्रधान जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर मंदी की समस्या से और वो उसका कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से भी उसमें कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा मशीनरी लगानी पड़ती है। तो उस निवेश की कमी की वजह से भी क्या है, ओवरऑल जो श्रम प्रधान क्षेत्र है वो मंदी से जूझ रहे हैं, और मंदी से जूझ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहां पर बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम कोविड की बात करते हैं, कोविड-19 की, तो उस वक्त आप देखोगे कि अमेजॉन वगैरह, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी ऐसी जगह तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रोजगार की संख्या बढ़ी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ये सारी की सारी चीजें रही, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनको निकाला गया, है ना। मतलब मैं ये असेंशियल सामान के अलावा की बात कर रहा हूं, उनको निकाला क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या श्रम प्रधान जितने भी उद्योग हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मार्केट में मांग कितनी है। जब उत्पाद की मांग ही कम हो जाएगी मार्केट से, बाजार से, तो वो उन लोगों को रख के करेंगे क्या? करेंगे, मतलब उसका नुकसान होगा ना उनको। तो यहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पर देखी गई। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर विकास में अंतर, आप इसको भी समझ सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं यूपी का, है ना, बिहार को कंपैरिजन कर सकते हैं, हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जहां पर जो इंडस्ट्री है, जैसे हरियाणा में के फरीदाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो लगी हुई है। उसके बाद हरियाणा का जो गुड़गांव क्षेत्र है वहां पर लगभग लगभग सेवा क्षेत्र की जितने से जितने बड़ी कंपनी है वो सारी की सारी स्थापित है। तो उस एरिया में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा ही। ठीक है, दिल्ली वाले क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गई, एनसीआर वाले इलाके में डेवलपमेंट हो गई, या फिर और थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो हरित क्रांति जहां जहां सक्सेसफुल हुई, जहां जहां क्या हुई, आपका सफल हुई, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपका जो रोजगार है वो ज्यादा उपलब्ध है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर वहां पर ज्यादा उपलब्ध है एज कंपेयर टू कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो विकास है वो क्या है, असमान हुआ है। मतलब कहीं जैसे टेरेन एरिया का ले लीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, टोपोग्राफी खराब है वहां की, तो वहां पर जो डेवलपमेंट होगा या मैदानी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट होगा उसमें हमेशा ही अंतर रहेगा। तो ऐसे बिहार के जो, जैसे बिहार से जो लोग हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं रोजगार के लिए, जैसे एनसीआर एरियाज में शिफ्ट हो गए। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर इतने अवसर इतने उपलब्ध नहीं है। जबकि एनसीआर आप इलाकों में आप देखोगे, गुड़गांव का एग्जांपल ले लो, दिल्ली का एग्जांपल ले लो, नोएडा का आप एग्जांपल ले लो, फरीदाबाद का आप एग्जांपल ले लो, तो यहां वाले इलाके में रोजगार की भरमार है। तो इसलिए क्या होता है कि असमान डेवलपमेंट की वजह से या विकास की वजह से भी बेरोजगारी जो जन्म लेती है, किसी एरिया में बेरोजगारी ज्यादा हो सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर, या पता नहीं आप दुखी होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी हम देखें तो हरियाणा में आपको सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, महिलाओं की कम भागीदारी, तो कभी कभी देखिए महिला भी तो हमारी जनसंख्या में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, उनकी भी भागीदारी है हमारी जनसंख्या में। जब उनकी भागीदारी है हमारी जनसंख्या में तो उनकी भागीदारी रोजगार में भी होनी चाहिए, है ना। अब उनकी भागीदारी अगर रोजगार में कम होगी तो सिंपल सी बात है, तो बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं की बेरोजगारी, महिलाओं की काम में जो है कम भागीदारी की वजह से
रोजगार जो बेरोजगारी है वो ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, और एक समस्या अलग से ये भी है कि वेजेस भी कम मिलते हैं तो महिलाएं, और दूसरा सोशल इश्यूज भी अगर आप जोड़ना चाहे तो यहां पर जोड़ सकते हैं। कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं कि जैसे कहीं आप किसी पर्टिकुलर आप गांव में चले जाओ, है ना, कि भाई हमारे घर में महिलाएं काम नहीं करती हैं। आपने ऐसा कहीं ना कहीं आपने देखने को या सुनने को आपने मिला होगा कि अच्छा हमारी घर की महिलाएं काम करेगी, नहीं नहीं हमारे घर की महिलाएं काम नहीं करेंगी। तो जब लोग इस परसेप्शन के साथ जीते हैं तो वो कैसे उनको अपॉर्चुनिटी अवसर देंगे काम करने का। तो ये सारे के सारे जब अवसर उनको काम करने के नहीं मिलते, इसलिए भारत में जब उनकी जनसंख्या में भागीदारी है तो साथ में उनकी बेरोजगारी में भी भागीदारी बढ़ जाती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करें कि क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी कर रही है। ठीक है, जैसे ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें हैं उनको अच्छे से विकसित किया जा रहा है। तो क्या होगा, इससे शहरों से उनकी क्या बन जाएगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाएगी। जब शहरों से उनका जुड़ाव आसान हो जाएगा और समय उसमें कम लगेगा, तो कोशिश ये होगी कि लोगों का प्रवास कम से कम किया जाए, है ना, माइग्रेशन कम से कम हो। और माइग्रेशन कम से कम मतलब वहां रोजगार करा और शाम को वो भैया अपने वापस आ गए। तो कनेक्टिविटी क्या है, जब अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होंगे। और गांव में भी ऐसे कुछ उत्पाद हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। जैसे गांव का शहद हो गया मान लो, तो किसी गांव का एक पर्टिकुलर उत्पाद को हम अगर तवज्जो देने लग जाएं, वो अगर मार्केट में जाए तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि भाई गांव की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में गांव की अगर परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, प्रवास भी रुकेगा, साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समस्या बस यही है कि गांव में इतने अवसर नहीं है, इसलिए लोग शहर जाते हैं, वरना गांव का जो बंदा है वो गांव छोड़ना थोड़ी चाहता है ना। गांव का जीवन आज भी शहरी जीवन से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ अवसर की वजह से और कुछ खामियों की वजह से, भाई कुछ चीजों जैसे एजुकेशन की कमी है, जैसे भाई एजुकेशन के लिए मान लीजिए दूर दूर जाना पड़ता है। जो फैसिलिटीज हैं, ओवरऑल हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, वो गांव में इतनी उपलब्ध नहीं है जितनी शहरों में आसानी से उपलब्ध है, इसलिए गांव का जो व्यक्ति वो वहां पर चला जाता है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें गांव के परिवेश में मिलने लग जाएं तो रोजगार की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ साथ और वहां की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, तो ओवरऑल भारत की जो जीडीपी है उसमें तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी ढांचे में सुधार, देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी जो ढांचा है उसको बेहतर अगर हम कर दें, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा उसको हम बेटर करें, तो वहां पर जॉब की जो संभावना है, जो बेरोजगार की संभावना है वो ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ने जैसे एमएसएमई सेक्टर वगैरह है उनको क्या है, थोड़ी ढील देनी शुरू करी है, या फिर उनको कुछ इनिशिएटिव देने शुरू करें। जैसे 49 मिनट्स के अंदर 1 करोड़ का जो लोन है एमएसएमई सेक्टर उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो सरकार कर रही है साथ में, जिसकी हम बात भी करेंगे आगे। सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना। तो एक कारण यह भी हो सकता है बेरोजगारी का कि भाई एक उपाय यह भी हो सकता है कि हम सामाजिक सुरक्षा दें लोगों को। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि पीएफ जो अकाउंट होता है उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, जो कि कर भी रही है। ठीक है, और उसके अलावा उन्हें हेल्थ बेनिफिट वगैरह मिले, तो ये सारी सारी चीजें मिलेंगी तो रोजगार में जो है कमी आएगी। महिलाओं की भागीदारी को फिर से, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हमें सुनिश्चित साथ साथ करनी होगी। ठीक है, आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, देखिए हालांकि उस डेटा पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, वो कोई एक प्रॉपर डेटा नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर डेटा अब निकला नहीं निकला, लेकिन हमारे पास तो यही उपलब्ध है। अब इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देखो कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी ज्यादा है महिलाओं की, जबकि स्थिति जब हम बात करते हैं रोजगार की तो स्थिति उल्टी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो सोशल जो एक फंक्शन होता है या फिर जो सामाजिक सुरक्षा का जो भाव होता है, या समाज में जो एक परसेप्शन होता है कि हमारे घर की महिलाएं काम नहीं कर, जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये आपको ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, तो अब फिर भी शहरी क्षेत्रों में क्या है, ज्यादा बेरोजगारी है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा और साथ ही महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं, जो कि सरकार किसी भी कभी भी जो भारत सरकार है वो लगातार ऐसे कदम उठाती आई है
कि भारत में जो बेरोजगारी है उससे धीरे धीरे निजात पाई जाए। ठीक है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के अच्छे फैक्टर भी हैं। अच्छे फैक्टर ये कि मांग बहुत ज्यादा होगी, मांग बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, जितने भी श्रम आधारित जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जॉब पाएंगे, ज्यादा उत्पाद बनाएंगे, जितनी मांग है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए भारत में सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ कदम उठाए, उनमें से कुछ कदम ये हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप देखोगे तो भैया आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक का, 50,000 से लेकर, है ना, 10 लाख तक का आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। शिशु, किशोर और तरुण अवस्था। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण अवस्था, तीन इनमें क्या है, इनको बांटा गया है। ठीक है, और कोलेटरल फ्री लोन होता है। कोलेटरल मतलब कि आपको इसके लिए कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके तहत क्या करता है कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का लोन ले और उस 10 लाख रुपए के लोन से क्या करे, अपने लिए कुछ छोटा मोटा जो है बिजनेस करे, तो उससे क्या है, रोजगार की भरमार भी होगी और बेरोजगारी कम भी होगी। ठीक है, सबसे बड़ा इशू गवर्नमेंट ने सुलझाने की कोशिश करी है वो है कौशल भारत मिशन के माध्यम से, जहां पर हम अपने जो युवा है, ठीक है, उसको क्या करें, एक मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम जो स्किल है वो एटलीस्ट सिखाएं और उसके आधार पर उसको रोजगार दिलाएं। ठीक है, तो कौशल भारत मिशन जो भारत सरकार ने 2015 में जो शुरू किया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसमें क्या होता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के पास कौशल की कमी है उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या है वो सुलझने को मिलेगी। और जैसे आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, है ना, तो आप ये चीज समझिए कि आपके गांव के आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं, आपके गांव के आसपास जो तालाब खुद रहा है, ठीक है, और आपके गांव के आसपास जो भी लोग लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये मनरेगा के तहत ही होता है। ठीक है, ये मनरेगा के तहत ही होता है। आप अपने सरपंच से जाके पूछ सकते हैं ये बात। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया योजना। अब स्टार्टअप इंडिया योजना को पीएसएल नॉर्म्स में भी शामिल कर दिया गया है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र देयता में भी स्टार्टअप इंडिया को शामिल कर दिया गया है। अब इसमें क्या है स्टार्टअप इंडिया में कि भैया आप क्या है कि आपको स्टार्टअप के में अगर कुछ लोन प्रोवाइड कराता है बैंक, तो पीएसएल के नॉर्म्स के अंदर उसको माना जाता है। तो स्टार्टअप से क्या होगा कि भारत में जो रोजगार है वो तो होगा ही, और साथ में नवाचार जैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे स्टैंड अप इंडिया है ना, तो यहां पर जो है आपका जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जैसे आपका जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, उसमें से जो लोन आपको प्रोवाइड होता है 1 करोड़ तक का, उसमें एक महिला को जो है लोन देने का जो प्रावधान है वो किया गया है। एक जिला एक उत्पाद, आप देखिए यहां पर कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी एक पर्टिकुलर जिले का अगर एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है तो क्यों ना उसको पूरे कंट्री में एक तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे क्या होगा, उस जिले में, उस क्षेत्र में उन लोगों के क्या बनेगी, रोजगार की स्थिति होगी, आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे। साथ ही उस प्रोडक्ट को अगर हम बेहतर करें और साथ में एक्सपोर्ट भी करें, तो एक्सपोर्ट करने से फिर क्या होगा, फिर दोबारा से पैसा होगा, और बड़े स्तर पर देखें तो फिर से इसकी जो लाभ है वो कहां होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में होगा। पीएम स्वनिधि योजना, इसमें अलग जो वेंडर्स होते हैं, जो आपके पटरियों पे या फिर रेहड़ियों पे जो सब्जियां लगाते हैं, उनको लोन देना शामिल है। लोन भी कैसा, कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, अगेन आपकी जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम है, अगेन आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर को शामिल किया गया है। अगेन ये क्या करेगा, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उत्पादन है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा, और अगर बढ़ावा देगा तो प्रोडक्शन ऐसा तो है नहीं कि बिना लोगों के हो जाएगा, तो फिर उसमें रोजगार की स्थितियां फिर से उत्पन्न होंगी। फिर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जिस सुरक्षा की भावना की बात की गई थी पिछली उपायों में, तो वहां के लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्कीम चलाई है श्रमयोगी मानधन योजना। जैसे 15,000 से अगर किसी की आय कम है तो देन क्या होगा कि भैया आपको क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम टाइप में
कि जब आप एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर जाओगे तो आपको एक पेंशन मिलेगी। अब इसमें भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% सरकार का है, 50% किसका है, उस व्यक्ति का है। लेकिन क्या होना चाहिए, 15,000 से आपकी जो है आय कम होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे कदम हैं जो सरकार ने उठाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रोजगार को कम करने में बहुत ज्यादा प्रभावी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आप अब जब मेंस का आंसर लिखें तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा इसके साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करके या थोड़े इन सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।